सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह विषय या यह यूनिट जो रूरल डेवलपमेंट में है। इसके बाद जल ग्रहण है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो मुझे आप लोग कुछ बताइए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, क्यों है, क्या है, कैसे है, जो कुछ भी जानते होंगे। 11 मई आगे 11 मई 12 मई आगे 15 जून। हाँ, और कुछ बताइए जो कुछ भी जानते होंगे। सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और पारदर्शिता के लिए लोक प्रशासन में। और क्या होएगा? और कुछ बताओगे क्या? और कुछ दिमाग में आ रहा हो तो बताइए। और कुछ भी? केस भी कर सकते हैं, यानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और हाँ, अटल जी योजना 2002। ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए इन्हीं सब चीज़ों से और बताते तो और भी, ऐसा नहीं है कोई चीज़ नया यहाँ आने वाला है। आप सारी चीज़ों को जानते हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से जानना है। समझ रहे हैं? और भी जवाब देते तो सारा कुछ जो पढ़ने वाले हैं वहीं से निकल जाता है। ठीक है, जो जवाब दिए हैं स्वीडन में पहले आया, इस स्वीडन में पहले आया। ठीक, तो मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अभी टीचिंग में एक होता है कंस्ट्रक्टिव मेथड। कंस्ट्रक्टिव मेथड बैंकिंग मेथड होता है। बैंकिंग मेथड में टीचर आता है, पढ़ाता है, जैसा पढ़ के आया है वैसा पढ़ा करो चला जाता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव मेथड। कंस्ट्रक्टिव मेथड थोड़ा वास्ट होता है, इसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात होती है। और कंस्ट्रक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। तो इंक्वायरी बेस्ड में पहले बच्चों से पूछा जाता है, जो कुछ भी आता है उसी में से सारा डेफिनेशन बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए पूछता हूँ मैं। तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करोगे, सुनोगे तो सबको फायदा होगा। एक बोलेगा तो दूसरे भी सुनेंगे, जैसे अभी लिखे हैं यहाँ पर लिखे हैं। तो समझ रहे हैं? तो जब भी पूछता हूँ तो सब बताया करो, ऐसा नहीं तो मजाक उड़ा रहा हूँ मैं। तो जो भी जानते हो उसको खुले तौर पर बताओगे तो झिझक भी हटेगी। समझ रहे हैं? तो अभी इसको देखना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कानून में क्या कहा गया है, कि यह क्यों लाया गया है। ठीक, ये जो कानून बना है, कानून में इसके लाने का कारण लिखा हुआ है। पहले उस कारण को लिखते हैं, फिर उस कारण में से उन सब का मतलब जानेंगे कि क्या क्या है। ठीक, और उस कारणों को मैं पॉइंट में डिवाइड कर दिया हूँ। और जो चीज़ लिख रहा हूँ एग्जैक्टली कानून में लिखा हुआ, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो पहला कारण दिया गया है लोक प्राधिकारी के
कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व या फिर जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। तो इस कानून को बनाने के पीछे एक कारण क्या है? लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में, यानी जो सरकारी कर्मचारी है, लोक यानी कि पब्लिक, प्राधिकारी यानी कि ऑफिसर हो सकता है या अथॉरिटी से भी इसको इंगित करता है। तो जो भी सरकारी कार्यालय हैं या और उन सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक, उन सब की क्या सुनिश्चित करना है? पारदर्शिता और उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता। तो यहाँ दो तकनीकी शब्द हैं। लोक प्राधिकारी का मतलब तो समझ गए, ऐसे व्यक्ति जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं? लोक प्राधिकारी कह रहे हैं। समझ गए? लोक प्राधिकारी का अर्थ क्या है? अब दो टर्म बचे क्या? पारदर्शिता और जवाबदेहिता। पारदर्शिता का मतलब क्या है? पारदर्शिता का मतलब क्या है? पारदर्शिता का मतलब है लोक प्राधिकारी से जुड़े हुए, सरकार से जुड़ा हुआ, विश्वसनीय, समझ रहे हैं, बृहत, बोधगम्य सूचना की प्राप्ति। पारदर्शिता का मतलब क्या है? सरकार से संबंधित, लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना प्राप्त करना। लेकिन वो सूचना कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, बृहत होना चाहिए, जितनी मांगी गई है, नैरो नहीं होना चाहिए, बहुत संकुचित नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, और बोधगम्य यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो समझने योग्य हो। तो ऐसे सूचना की जब भी प्राप्ति होएगी तो हम लोग कहेंगे लोक प्राधिकारी में क्या सुनिश्चित हो रही है? पारदर्शिता। क्योंकि इन सूचना को प्राप्त करके आप सरकार के आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पारदर्शिता का अर्थ क्या है? सूचना की प्राप्ति। अगर सूचना की प्राप्ति आपको है तो आप कहेंगे कि वह संस्थान, कोई भी संस्थान हो, निजी हो या सार्वजनिक हो, अगर वहाँ से आपको आसानी से सूचना की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यह नहीं है कि वो सूचना पर आपको शंका होनी चाहिए। वह सूचना कैसी हो? विश्वसनीय हो, आपको विश्वास हो कि जो सूचना मुझे मिली है वो सही है और समझने योग्य है, बोधगम्य है। तो आप बोलेंगे वह संस्थान क्या होगी? तो पारदर्शी होगी, क्योंकि उन सूचना के जरिए आप उस संस्थान के बारे में जान सकते हैं। तो पारदर्शिता का अर्थ क्या है? सूचना की प्राप्ति। लेकिन उस सूचना की क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 विशेषता। पहली विशेषता है कि सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, बृहत होना चाहिए, और वह सूचना बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य का मतलब क्या है? समझने के योग्य होना चाहिए। तो ऐसी अगर कोई संस्था ऐसी फैसिलिटी ऑफर करती है, यानी वह इंस्टीट्यूशन क्या है? तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। समझ रहे हैं? आगे दूसरा टर्म क्या है? जवाबदेहिता, यानी वह जवाब देने के लिए क्या हो? बाध्य हो। जवाब देने के लिए बाध्य हो, या फिर जवाब देने के लिए कुछ तो उसकी देहिता होगी, लाइबिलिटी होगी। समझ रहे हैं? तो किसका जवाब? जवाब तो देगा, लेकिन वो जवाब किसका? तो वही लोक प्राधिकारी से जुड़े हुए या सरकार से जुड़े हुए गतिविधियों की तर्कसंगता
वो बताएगा कि जो गतिविधि मैंने की है वो कितना तर्क संगत है, कितना वह लॉजिकल है। समझ रहे हैं कि यानी एक सामान्य व्यक्ति भी अगर समझाए सरकार तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये गलत है या सही है। कहने का अर्थ ये है कि तर्क संगत का मतलब है सरकार के किसी एक्शन को जब आप अपने दिमाग से तोलें तो वो क्या उतरना चाहिए, सही उतरना चाहिए, तर्क संगत है, वो लॉजिकल है। समझ रहे हैं? या फिर इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं सरकार के निर्णय लेने के बाद क्या करेगी सरकार? कार्यवाही करेगी, किसी भी चीज की गतिविधियों को संपादित करेगी। कोई निर्णय लिया गया कि इस देश में अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है समलैंगिक विवाह का, तो सरकार अगर लेती है डिसीजन कानून बनाने का, मान लीजिए कल्पना कर रहे हैं सिनारियो कि सरकार निर्णय लेती है कि समलैंगिक विवाह को लागू करने के लिए कानून बनाया जाए, तो निर्णय लिया, फिर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, वो किसमें शामिल होगी? कार्यवाही में। फिर उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जो कार्यवाही कर रहे हैं कितना उचित है, इसको सरकार को जवाब देना होगा। कहीं कानून बनाने में गलत तरीके का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आधार विधेयक लाया गया था, सरकार के पास राज्यसभा में उस समय बहुमत नहीं थी, सरकार ने आधार विधेयक को क्लासिफाई कर दिया धन विधेयक के रूप में। समझ रहे हैं? अब उसमें राज्यसभा को कोई अधिकार रह ही नहीं गया, जबकि धन विधेयक में कोई कारण नहीं था कि आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया जाए। तो ये जो कार्यवाही होती रहती है, क्या सरकार वो सही कर रही है? तो सरकार पहले क्या लेती है? निर्णय। उसके बाद क्या करती है? कार्यवाही। और कार्यवाही करने के बाद क्या आता है? परिणाम। तो इन सब से जुड़े सवालों के उत्तर को ही क्या कहते हैं? समझ गए क्या? सरकार से जुड़े निर्णय, कार्यवाही और परिणाम के सवालों के उत्तर अगर सरकार देती है तो कहेंगे सरकार क्या है? जवाबदेही सरकार है। समझ रहे हैं? और ये जवाबदेहिता कब आएगी? जब आप ये सवाल कब पूछोगे? जब आपके पास क्या हो? पारदर्शिता। नहीं तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। अगर मुझे ये मालूम ही नहीं चलता, कानून मुझे सरकार दिखाती ही नहीं, तो मुझे ये मालूम कैसे चलता कि आधार को धन विधेयक के रूप में लाया गया था? बोलो, वो तो मेरे पास कागज आएगा तब तो मालूम चलेगा ना, तब तो आप सवाल पूछोगे ना। तो यानी कि पारदर्शिता साधन है जवाबदेहिता हासिल करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी इज अ मीन्स टू अचीव अकाउंटेबिलिटी। समझ रहे हो? पारदर्शिता वह रास्ता है जिसके जरिए हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं? जवाबदेहिता और अपने सरकार को जवाबदेही बना सकते हैं। सूचना होगी तभी तो आप सरकार से पूछोगे ना। आपको मालूम तो होना चाहिए ना मनरेगा के तहत कितने पैसे आ रहे हैं, कितने बट रहे हैं, तब तो आपको पता चलेगा वहां भ्रष्टाचार हुआ है, तब तो आप आंदोलन करोगे, तब तो सरकार को जवाबदेही बनाओगे ना। तो समझ रहे हैं? पारदर्शिता वह साधन है जिसके माध्यम से हम लोग सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित कर सकते हैं। और पारदर्शिता के लिए क्या प्राप्ति होना? तो यानी यह अधिनियम क्या है? सूचना के अधिकार से क्या लाएंगे? पारदर्शिता। और उससे सरकार क्या बनेगी? अब समझ में आया? तो 3 स्टेप प्रोसेस हो गए। क्या? तो पहले सूचना की प्राप्ति या सूचना का अधिकार, ये क्या करेगा? शासन प्रशासन में बोलो पारदर्शिता लाएगा। और जब पारदर्शिता आएगी तो सरकार क्या बनेगी? जवाबदेही। स्पष्ट हो रही है चीजें? देखिए, इन शब्दों पर ज्यादा प्रकाश शिक्षक भी कभी नहीं डालते हैं, लिख देते हैं, बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन इन शब्दों के तकनीकी रूप को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक? और सरकार क्या बनेगी? जवाबदेही। और भ्रष्टाचार भी रुकेगी कि नहीं? निश्चित रूप से। भ्रष्टाचार तो वही होती है जहां पर पारदर्शिता नहीं रहती है। अब तो उनको डर रहेगा ना कि सूचना आ सकती है। बोलिए, इसी डर के कारण बहुत सारे भ्रष्टाचार रुके हैं। तो सरकार क्या बनेगी? जवाबदेही बनेगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। समझ रहे हैं? लिखिए इसको।
इतनी बात स्पष्ट है यहां तक कि लगता है जूम करके गए। ऊपर ऐसे करें, समझ पाए क्या? तो बता पाओगे जवाबदेहिता क्या है? जवाब देना किसका? अपनी निर्णयों का, अपनी कार्यवाहियों का, अपनी परिणाम का। उसके परिणाम क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, आप इतना पैसा खर्चा किए, आप सरकार को कर दे रहे हैं, सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो आपका भी यही उद्देश्य रहता है कि सरकार उन पैसों का जो खर्च है इस देश के विकास के लिए, न कि 543 सांसद उसको अपने लिए उपयोग करें। आप भी यही चाहते हैं। पेन खरीद रहे हो, शर्ट खरीद रहे हो, तो उसमें कर दे रहे हो, अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं आप, तो आपकी भी यह अपेक्षा होती रहती होगी देश विकास करे। देश विकास तब करेगा जब सरकार के पास आए हुए पैसे का सही जगह उपयोग होगा। समझ रहे हैं? तो जो आपके पैसे खर्च किए गए हैं किसी स्कीम पर, तो आपको उसका परिणाम पूछने का अधिकार है कि क्या परिणाम आए हैं बताइए। आपने टॉयलेट बनाए तो क्या टॉयलेट यूज हो रहे हैं, क्या स्थिति है, आंकड़े बताइए। आपने सर्वे किया है, समझ रहे हैं? बोलो। तो पहले सूचना मांगने से शासन प्रशासन में पारदर्शिता आती है और पारदर्शिता से जवाबदेहिता। हाँ, पूरा गवर्नमेंट, कार्यपालिका। यहाँ पर लोक प्राधिकारी का मतलब क्या है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ठीक, 3 अंग हैं, समझ रहे हैं? बोलो। अभी देखिए इसको थोड़ा अगर और समझें, इसके लिए अगर एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो हम लोग के बचपन का समय है। बचपन में आप में से कुछ लोग अपने क्लास के कैप्टन रहे होंगे, मॉनिटर कहते थे या नहीं? कुछ लोग रहे होंगे, कुछ लोग नहीं रहे होंगे। कोई था क्या? अब ये जो कैप्टन रहता था ये बिल्कुल तानाशाह की तरह कार्य करता था। जिसका नाम लिख दिया बोर्ड पर, टीचर आएगा गधे की तरह उसको पीटेगा। कोई सुनवाई नहीं होनी है कि आपने हल्ला किया था या नहीं किया था, कि वो अपने मन से लिख दिया था। कोई निजी दुश्मनी हो सकती है, प्रिया को दोनों देख रहे हैं, हो सकता है, तो आपसी रंजिश हुआ हो तो लिख दिया है। समझ रहे हैं? तो ये जो मॉनिटर है, अब देखो मॉनिटर और टीचर के बीच में जो भी कुछ बात हो रही है अगर वो बाकी बच्चों को पता नहीं है तो फिर वहीं से काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा जानकारी है कि अगर कोई बच्चा, अगर मॉनिटर किसी बच्चे का नाम लिखता है तो उसको पूरी प्रक्रिया अगर बताना पड़े तो वो हमेशा जो हल्ला करेगा उसी का नाम लिखेगा। समझ रहे हैं? और अगर उसको कोई जवाब नहीं देना है तो जो मर्जी आएगा लिखेगा। चल यार उसको लिख देता हूँ, ज्यादा हंस रहा है। समझ रहे हैं? और सबसे ज्यादा हल्ला वो भी कर रहा होता था जो मॉनिटर रहता था। टीचर लोग निकल लेते थे। अब टीचर उससे बात करके कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता, मॉनिटर बताएगा नहीं आपको। समझ रहे हैं? तो ट्रांसपेरेंसी आने से कोई भी चीज क्या बनती है? जवाबदेही बनती है। इसको आप लोग अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ जितना ज़्यादा एक परिवार में सदस्य खुले रहते हैं वो परिवार में झगड़ा लड़ाई बहुत कम होती है। और जहाँ जिस परिवार में चीज़ें गुप्त होने लगती हैं, सूचना नहीं मिल पाती, वहीं से बात बिगड़ना चालू हो जाती। चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का भी रिश्ता हो। अगर पत्नी अपनी बातें नहीं कह रही है या पति अपनी बात नहीं कह रहा है, फिर वहीं से बातें बिगड़ना शुरू होती हैं। सिर्फ एक ही इसका अपवाद है, वो क्या है? माँ पुत्र या माँ पुत्री का संबंध, वो अनकंडीशनल होता है। समझ रहे हैं? बाकी हर रिश्ते में अगर आपने ट्रांसपेरेंसी खोया वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्ती में जो गतिरोध भी आती है वो भी इसी का ही परिणाम रहता है कि वहाँ खुलापन नहीं रह जाता। जितना खुलापन रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हमारी सरकार में भी क्या होना चाहिए? खुलापन, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब क्या है? कि आर पार दिखना चाहिए। और सरकार को आर पार देखने का मतलब क्या है? आपको सरकार के संबंधित आंकड़े पता होने चाहिए।
जानकारी पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो इतनी बात समझ गए, इसकी जरूरत क्यों है? तो जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए। जवाबदेहिता पाने का रास्ता क्या है? पारदर्शिता है, और पारदर्शिता लाने का रास्ता क्या है? सूचना की प्राप्ति। ये समझ रहे हो ना? ये जो चेन बना हुआ है 3 स्टेप वाली, ठीक। आगे डालेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम का इतिहास एवं विकास, हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना के अधिकार अधिनियम का इतिहास एवं विकास। इतनी बात यहां तक सबको स्पष्ट है? चीजें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप सभी। हो गया? तो इस में जो सबसे पहली प्रगति हुई वैश्विक स्तर पर वह हुई थी 1766 में। 1766 में, और जैसा कि उन्होंने इधर बताया था, और वह देश क्या था? तो स्वीडन। वह देश क्या था? तो स्वीडन है। बहुत ही विकसित देश है सभी पैमानों पर। जो सामाजिक आर्थिक पैमाने जो हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण भारत में, वो सभी यहाँ पर इस देश में उच्च स्तर के हैं। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अत्यंत ही निम्न रहती है। हमारे देश के ठीक उल्टा होगा, छत्तीसगढ़ के ठीक उल्टा यहाँ पर होगा। 76.76% आबादी वहाँ शहरी होएगी, इससे भी ज़्यादा होएगी, और ग्रामीण आबादी 23.23% होगी। छत्तीसगढ़ में उल्टा है, इतनी 23.23% आबादी शहरी है। समझ रहे हैं? तो इस देश को जाकर देखना है एटलस में। कुछ लोगों के पास नहीं होएगा एटलस, जिनके पास होगा वो देख लेंगे, नहीं होगा वो मोबाइल से देख ले। मोबाइल में गूगल मैप्स है, गूगल अर्थ है, लेकिन देख जरूर लेना। देख लोगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। समझ रहे हैं? जिस तरीके से भी जाकर देखोगे, अभी तो आप लोगों को इसकी राजधानी भी नहीं मालूम होगी। हाँ, उनको मालूम है स्टॉकहोम। ठीक, चलिए थोड़ा नॉर्वे का बता दीजिए, तो फिनलैंड का बता दीजिए, क्योंकि पड़ोसी देश है इसीलिए पूछ रहे हैं। ठीक, तो जाकर देखना है। ठीक, अच्छी बात है, उनको मालूम थी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आपके पेपर में आना है, हम लोग को पढ़ना है। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, तो जाकर जरूर देखना है स्वीडन को सबको। ठीक, कहाँ पर है, कौन सा महासागर है ये। कम से कम जो बाकी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एडीओ ही पढ़ रहे हैं, वो कम से कम जाकर इस देश को देख ले, थोड़ी राजधानी देख ले, तो हमें चीज़ें मालूम रहेंगी। समझ रहे हो? अब किसी का डेट ऑफ बर्थ याद करना है तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ याद करोगे तो कंफ्यूज, थोड़ा सा उसके बारे में जान लोगे, थोड़ा इजी हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रथम प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो स्वीडन में हुआ। ठीक, कब हुआ? तो 1766 में हुआ। थोड़ी स्टोरी बता देते हैं, हुआ क्या था, यह कैसे हुआ। तो स्वीडन में 1766 के तत्कालीन समय में वहाँ मोनार्की था, राजतंत्र था, राजशाही था, यानी एक व्यक्ति के पास अधिकार रहता। जैसे राजा थे हमारे देश के, कोई भी सब राजशाही थे, एक ही व्यक्ति निर्णय लेता था, चाहे युद्ध करना है चाहे कुछ भी करना है। लोकतंत्र तो थी नहीं। ठीक, राजशाही थी, तो वहाँ भी क्या है, राजशाही ही थी। तो वहाँ उनकी राजशाही के अंदर एक व्यक्ति था, और वो जो राजा थे गुस्ताव उनका नाम था, और कर्मचारी थे उनका नाम था होपकन। होपकन महोदय ने घूस लिया हुआ था, लेकिन उनका जो ट्रायल हो रहा था, सुनवाई चल रही थी, वो बंद न्यायालय में चल रही थी, पब्लिक में नहीं हो रही थी, एक कमरे के अंदर हो रही थी। और उस एक कमरे के अंदर होने का फायदा उठाकर होपकन महोदय बच जाते हैं, और यह एहसास हो जाता है वहाँ के राजा को। और वहाँ के राजा ने फिर यह एहसास किया
कि अगर शासन प्रशासन को चुस्त बनाना है, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना है, ये तो होपकन जैसा एक व्यक्ति था जो राजा के संज्ञान में आया था। ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो अपने पद का, अपनी शक्ति का, जैसे क्लास का मॉनिटर फायदा उठाता है अपनी शक्ति का, वैसे ही शासन प्रशासन में ऐसे कितने लोग होंगे जो ये गुप्त होने का फायदा उठा रहे होंगे। तभी से ही उन्होंने अपने प्रशासन में सभी अखबारों को कहा, आप जो भी सूचना चाहते हैं सरकार से संबंधित वो हम आपको देंगे, उसको आप प्रकाशित करिए और उसको जनता पढ़ेगी, और जनता पढ़ेगी तो सरकार से जवाब मांगेगी और सरकार जवाबदेही बनेगा। सरकार कोई भी गलत कार्य करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि इसको मेरे को कभी न कभी बताना पड़ेगा, और राज तो कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। बोलिए, समझ रहे हैं? तो वो स्टोरी यही है कि इंफॉर्मेशन बाहर निकलना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन अगर बंद है तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है। यही करप्शन का कारण है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा कारण करप्शन का है। जो लालचीपन है मानव का, कई कारण है करप्शन के, लेकिन एक कारण में से ये था क्या, सूचना मिलती नहीं थी। और सूचना मिलेगी नहीं तो किसी का भी मनोबल बढ़ ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो 1766 में कहाँ यह कानून आया? तो स्वीडन में आया। आगे जाकर इसके ठीक 2 शताब्दी बाद, 200 सालों बाद 1966 में अमेरिका में यह आया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया 1966 में। 200 साल लग गए। समझ रहे हैं? और अब हम लोग वैश्विक स्तर से कहां प्रवेश करते हैं? भारत में। 1990 में भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, (1990) में वीपी सिंह ने पहली बार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की। सूचना की स्वतंत्रता की बात की भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने। आगे जाकर 1994 में मजदूर किसान शक्ति संघ ने सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक, आरटीआई लिख देंगे चलेगा। आरटीआई लिखे मतलब सूचना का अधिकार लिखा हुआ है हिंदी माध्यम वाले। ठीक, तो मजदूर किसान शक्ति संघ ने आरटीआई के लिए आंदोलन किया। उन्नीस 94 में मजदूर किसान शक्ति संघ, मजदूरों को भी डिमांड थी जो कंपनी में जो चीजें चल रही हैं वो बाहर आनी चाहिए, जो बातें अंदर चल रही हैं। तो इन लोगों ने भी बड़ा आंदोलन किया था, क्योंकि हमारे देश में जो श्रम है उससे जुड़े बहुत सारे कानून हैं, इसीलिए अब उनको संहिताबद्ध किया जा रहा है। इसलिए कोड कहते हैं, लेबर कोड। अखबार पढ़ते होगे तो श्रम संहिता आता होगा। समझ रहे हैं? संहिता यानी कानूनों का समूह। समझ रहे हैं? तो 1994 में मजदूर किसान शक्ति संघ आरटीआई के लिए क्या किया? आंदोलन किया। आगे 1996 नेशनल आरटीआई फॉर पीपल्स ने आरटीआई का एक ड्राफ्ट तैयार किया था। एक कानूनी संस्था थी जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। मसौदा मतलब समझते हो क्या?
जैसे कोई भी कानून बनती है उस सरकार उससे पहले क्या बनाती है, ड्राफ्ट, एक मॉडल बनाती है, फिर उसको पब्लिक कमेंट के लिए रखती है, ठीक। उसके बाद पब्लिक कमेंट आने के बाद फिर से विजिट करती, जो भी अमेंडमेंट करने रहते हैं वो करके फिर इसको संसद में लाएगी। तो ड्राफ्ट क्या है, जो कानून बना है उससे पहले कि उसकी स्थिति क्या है, ठीक, पब्लिक ओपिनियन से पहले, ठीक। लोग टिप्पणी, लोगों से जवाब मांगती है कोई भी कानून, जैसे कोई भी कानून है तो उसके पक्षकार लोग, कोई जैसे आमतौर पर यहाँ जनमानस ज़्यादा रिस्पांस नहीं करते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है आपकी सोसाइटी का, जो प्रबुद्ध वर्ग है, प्रोफेसर हो गए, विशेषज्ञ हो गए, कोई कंपनी का एमडी हो गया, कंपनी वाले ज़्यादा अपना रिव्यू देते हैं, कोई अगर व्यापार संबंधी कानून हो तो, समझ रहे हैं। तो जो भी उसके पक्षकार हैं, अभी आप लोग उतने वो नहीं हुए, आप लोग पक्षकार रहते हैं हर चीज़ के। देखिए आमतौर पर आज एक देखोगे तो लोगों में एक पैसिवनेस है गवर्नमेंट के प्रति। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सरकार में बड़ी मतलब आगे आते हैं, सरकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी अब सोसाइटी में डेवलप हो रहा है जो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी उसके मन में पॉलिटिकल छवि भी एक नकारात्मक रूप से है। लोग जानते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कई लोग को देखो कहते हैं मुझे यार राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। तेरे को मतलब नहीं है, तुमको, आपको मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति को तुमसे मतलब है। तुम्हारे जीवन को राजनीति हर तरीके से क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी। तो एक अच्छा नागरिक वही है किसी भी राष्ट्र का जो सरकार से जवाब मांगे, गलत कार्यों का और सही कार्यों का समर्थन करे। अंधभक्त नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो सही कार्य किया है सरकार तो डंके की चोट में सरकार का मदद करिए, प्रोत्साहन करिए, लेकिन गलत कार्य है तो हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही एक सच्ची माँ होती है, लेकिन कभी कभी कोई माँ पुत्र प्रेम में पुत्र की गलतियों को भी अनदेखा कर देती है और फिर वहीं से पुत्र की वहीं से दुर्गति प्रारंभ हो जाती है। अगर माँ अगर उसी वक्त सही को सही, गलत को गलत कह देती, थोड़ा सीने में पत्थर रखकर, तो स्थिति भविष्य में बेहतर होता है। लेकिन कई माँ इसमें असफल हो जाती हैं, विशेष रूप से जिनके इकलौते रहते हैं, उन लोग बहुत लाड़ प्यार से बढ़ते हैं। लड़के इकलौते वालों को देखोगे ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं होती जीवन में। कोई होगा तो समझ चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता है ये। बहुत सारे इकलौते ऐसे दोस्त हैं जो अभी आज तक चम्मच से खाना खाते हैं, हाथ से खाना ही नहीं खाना सीखे, मम्मी खिलाती थी 10वीं 12वीं तक, समझ रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, बता रहे हैं जो चीज़ जमीन पर हो रही है। तो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, मसौदा का मतलब समझ रहे हो ना। आगे है 1997 और ये फैक्ट शायद आ जाए कि तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया था भारत से भी पहला जिसने पारित कर दिया था क्या, तो RTI एक्ट, ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम 1997, तमिलनाडु सरकार। भारत में 2005 में बना था नेशनल पर, उससे पहले तमिलनाडु सरकार। देख रहे हैं। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी? 1700, 2 साल आप आगे बढ़ा दें कोई बात नहीं, 1766, फिर उसके बाद 1966, फिर 1990, उसके बाद 94, उसके बाद 96, उसके बाद 97 और फिर इसके बाद अब 2005 में हम लोग आएंगे जहां यह कानून, इससे पहले 2002 में एक और कानून बना था जैसा वो बता रहे थे वाजपेयी जी के कार्यकाल में, लेकिन उस कानून को निरस्त किया गया और 2005 में फिर से एक नवीन कानून को जन्म दिया गया। और इसकी कहानी शुरू होती है 11 मई, इसी में आगे बढ़ेगा। 11 मई 2005 लोकसभा से पारित हुआ क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ऊपर लिख लेना RTI एक्ट 2005, 11 मई 2005 को लोकसभा से पारित, 12 मई 2005 राज्यसभा से पारित। 4 चीजें होती हैं इसमें, बोलो 4 चीजें क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राजपत्र में प्रकाशन, ठीक। फिर 15 जून
2005 15 जून 2005 किसका मिला होगा स्वीकृति? राष्ट्रपति और 12 अक्टूबर 2005 राजपत्र में प्रकाशित लागू। समझ रहे हैं? तो कौन कौन सा डेट है? 11, 12, 15, 12। ठीक, तो इसको तो क्या क्या पढ़े मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग यह जाने कि यह आया क्यों है, आने का कारण क्या था। तो सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी थी। यह काम कैसे करेंगे? तो पारदर्शिता के माध्यम से करेंगे। ठीक, पारदर्शिता कैसे लाएंगे? तो सूचना की प्राप्ति से लाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि इसका हिस्टोरिकल जर्नी क्या है। तो 1766 में पूरे वैश्विक तौर पर पहली बार स्वीडन में इसकी कथा शुरू होती है और 1990 में यह भारत में प्रवेश करेगी। इससे पहले कुछ अदालती निर्णय है, उसको भी देखेंगे हम लोग कल। तो 1990 में अगर पॉलिटिकल रूप से यह भारत में एंट्री करती है और उसको लाने वाले कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह कौन है? तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री 1989 से लेकर 1990। 1 साल का कार्यकाल था इतना। आमतौर पर 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन 1 साल उस समय जो सरकार थी, आया राम गया राम की सरकार चलती थी। पार्टी बहुत जो सदस्य थे तुरंत दल बदल रहे थे, इसीलिए 1985 में दल बदल कानून लाया गया था। संविधान में संशोधन किया गया कि अब दल बदल सही नहीं है, सरकार तुरंत गिर जाती थी, बहुत ही खतरनाक। तो फिर 1990 में वीपी सिंह ने लाया। उसके बाद आंदोलन चले देश भर में। 1994 में मजदूर संघ ने आंदोलन किया। 1996 में एक कानूनी संस्था थी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया। 1997 में तमिलनाडु में एक्ट पास हो गया। समझ रहे हैं? 2002 में वाजपेयी साहब ने एक एक्ट भी पारित किया था जो बाद में निरस्त हुआ। 2005 में फिर यह कानून निर्मित हुआ। 11 मई 2005 से कथा शुरू होती है, लोकसभा में पारित है और 12 मई 2005 को राज्यसभा से और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है और 12 अक्टूबर। ठीक, कुछ पूछना है क्या? इतनी बात समझे? तो ये जो इसका मुख्य पॉइंट था, इसमें जो कानून है उसमें कुछ बात और कही गई है शुरू में ही एकदम। तो पहला पॉइंट तो यही था कि सुनिश्चित करना है क्या? जवाबदेहिता और पारदर्शिता, दोनों का मतलब हम बता दिए हैं। आगे लिखा गया है कि सूचना के अधिकार सुनिश्चित, या सूचना का वहां का भी लिख सकते हो, सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट शासन पद्धति, मतलब इसका शासन पद्धति, इसका मतलब यह है कि जब मैं सूचना मांगने जाऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि सूचना मैं आज मांग रहा हूं और सूचना मुझे कई दिनों बाद। वहां एक शब्द और जुड़ना कि सूचना विश्वसनीय और बोलो और क्या लिखाया था? हाँ, बृहत होना चाहिए और समयबद्ध भी होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए या टाइमली होना चाहिए, जो भी शब्द इस्तेमाल करें। ठीक, तो सूचना विश्वसनीय होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, बृहत होना चाहिए। हाँ, आगे तो वो जो शासन पद्धति है, यानी जो सूचना मांगने की प्रक्रिया है, अभी ऑनलाइन फॉर्म है, आप सभी जानते होंगे, उसमें कुछ चार्ज लगता है। आप सूचना देंगे, कुछ मांगने जाएंगे तो एप्लीकेशन का चार्ज लगता है, तो सूचना दी जाती है। अब मानो ऑनलाइन न होता तो ऑफिस जाकर सूचना मांगने से वो दे देते क्या इतनी आसानी से?
आप तो जानते हो सरकारी कार्यालय कोई कब जाता है, शौक से मजबूरी से, क्योंकि जाना ही नहीं चाहता सरकारी कार्यालय, इतना समय लगता है, आप सभी जानते हो, लोग वहां से हटते हैं। बोलिए, तो शासन पद्धति क्या होना चाहिए था, एकदम हाँ सुस्पष्ट की जो सूचना मांगने का जो पूरा प्रक्रिया होगा वो एकदम सुस्पष्ट होना चाहिए। लिखिए, लिख लिए क्या? हाँ, और तीसरी बात, इसमें एक केंद्रीय सूचना आयोग स्थापित करने की बात कही गई है, केंद्रीय सूचना आयोग। और इस शासन पद्धति में मतलब क्या स्थापित करेगा, एक आयोग जो उस पद्धति को क्या बनाने का कार्य करेगा, सरल। बोलिए, आगे एक राज्य सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो देखिए, पहला क्या था कि शासन प्रशासन या लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना है। ये सब कैसे करेंगे, सूचना की प्राप्ति से। तो सूचना की प्राप्ति के लिए शासन पद्धति स्पष्ट होनी चाहिए और उसके लिए दो संस्थाओं की कल्पना की गई है, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा राज्य सूचना आयोग। बैठा पाओगे इसको कड़ी वाइज? बोलो हाँ। और अखबार पढ़ोगे तो ये सब बैठ जाएंगे, अखबार जो पढ़ता रहता है। अखबार में ऐसा कोई दिन का अखबार नहीं होगा जहां एक बार इस शब्द का इस्तेमाल ना होता हो। समझ रहे हैं? केंद्रीय सूचना आयोग आगे है, तो इतनी चीजें ध्यान में रखना है, शुरू में ही लिख दिया है और कहा गया है इतनी सारी चीजों के लिए ही यह अधिनियम लाया जा रहा है। ठीक, आगे जब भी इस अधिनियम को पढ़ा जाता है, जब भी इस अधिनियम को देखिए, अभी मैं अदालती में नहीं आया हूं कि अदालत ने क्या कहा है। अदालत ने भी बहुत कुछ कहा है इसके बारे में कि यह सूचना का अधिकार अधिनियम अब एक कानूनी दर्जा हो गया है। यानी जैसे उन्होंने कहा, अगर यह सूचना मांगते हो आप अगर और आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय। ठीक, और न्यायालय का उल्लंघन होगा तो सरकार, न्यायालय दंड देगी किसको, सरकार को। कानून बना है तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि कानून का पालन करने की जिम्मेदारी केवल नागरिकों की होती है, सरकार भी उतना ही ऑब्लिग्ड है जितना कि हम। एक बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ था रायपुर में, एक स्वयं वो पूरे हुक्का को बंद कर दिया गया, बाद में पता चला कोई कानून ही नहीं है, फिर कानून बनाया गया तुरंत विधानसभा में। समझ रहे हैं? तो कानून नहीं है तब तक सरकार आप पे कार्यवाही भी नहीं करेगी, लेकिन कानून है तो दोनों पक्ष मानने को बाध्य हैं, सरकार भी और हम भी। ठीक, तो जब भी न्यायालय में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जाता है, या अब मॉनिटर को जरा सोचिए, मॉनिटर से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उसको देना चाहिए, तो वो जो मॉनिटर की प्रथा है वो स्वस्थ रहेगी, चलती रहेगी। अगर वहां से सूचना नहीं मिली तो जानते हो पूरा शोषण वाला हो जाता है। बोलिए, अब उससे आप सूचना मांग रहे हैं, लेकिन सूचना मांगने की भी एक हद है, उसकी भी एक सीमा है। अब उससे पूछो कि भाई तुम प्रिया को क्यों देख रहे थे, समझ रहे हो? तो ऐसी सूचना, अब सरकार के पास भी सूचना मांगोगे तो उसकी भी क्या होगी, एक सीमा होगी। तो सरकार लोक हितों को या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी सूचना को देने से मना भी कर सकता है। सरकार कहेगी ये जो सूचना आप मांग रहे हैं ये भारत के संप्रभुता को, अखंडता को, इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसीलिए यह सूचना हम आपको नहीं दे सकते। यह मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है। राफेल विमान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी पर कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो जब भी सूचना मांगी गई राफेल से संबंधित तो सरकार ने कह दिया कि यह जो सूचना है यह भारत के नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ये सूचना अगर हम देंगे, पब्लिक कर देंगे, अगर पूरे देश भर में फ्री छोड़ देंगे तो इससे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यहाँ पर कहा है कि सरकार यह काम कम से कम करे, हर सूचना को सरकार इसका भी सहारा ले लेती है।
जो नहीं देना चाहता है उसको कह देगी क्या है यह राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दूंगा मैं, बिना मतलब के भी कहती रहती है सरकार। कई बार सही भी रहता है, कई बार गलत भी रहता है, वो न्यायालय का काम है कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं। लेकिन फर्जी दावे भी सरकार करती है, जो उसको देने का मन नहीं रहता या उसके किसी दल से जुड़ा है या कुछ भी जुड़ा है जो सरकार का पर्दाफाश करने को रेडी है, सरकार बिल्कुल वहां कह देती है कि यह सूचना राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकती, इसीलिए सूचना हम नहीं दे सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है सरकार ये जो पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है वो कम से कम उपयोग करे, ज्यादा से ज्यादा सूचना उसको देनी चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे अभी भी कई सारे मामले बंद लिफाफे में लाए जाते हैं। जब कोर्ट जवाब मांगती है किसी भी मुद्दे पर, जैसे अभी उसमें हो रहा है सेम सेक्स वाले में हो रहा है, जो विवाह समलैंगिक विवाह वाले में हो रहा है, सरकार बंद डिब्बे में क्या देती है, एफिडेविट हलफनामा मांगती है सरकार। तो कभी कभी सरकार कहती है ये जो हलफनामा आएगा ये क्लोज्ड लिफाफे में आएगा, क्लोज्ड एनवलप में, मतलब सिर्फ जज लोग पढ़ेंगे और कोई नहीं जानेगा, कोई वकील भी नहीं जानेगा। तो सरकार पूछी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं जानने दे रहे हैं लोगों को? समझ रहे हैं? हलफनामा तो ऐसे सरकार लेती है तब सहारा, लेकिन कम से कम होना चाहिए। ये बहुत कम मुद्दे होते हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। कोई आतंकवादी है, हथियार से संबंधित है, चलो मान लिए कि जो हमारा विरोधी देश है उसको हमारे हथियार से संबंधित गुप्त जानकारी लग जाएगी, मान लिए। लेकिन अन्य विषयों को कैसे माने? एक बार नहीं कई बार होता है। तो और देखिए हर जगह कुछ न कुछ सीमा रहती है। इस दुनिया में, इस प्रकृति में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, यानी सूचना मांगने की भी आपकी भी कुछ सीमा होगी। और वो सीमा क्या है कि सरकार लोकहित में आपको सूचना देने से मना कर सकती है, यानी कुछ ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जिससे रायपुर की लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो वह जानकारी सरकार नहीं देगी और यह उचित माना जाएगा इस अधिनियम के तहत, यानी यह उल्लंघन कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस कानून के विरोध में एक और कानून है, और जब भी इस कानून की बहस चलती है न्यायालय के अंदर में तो फिर आता है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट। ये अंग्रेजों के समय का कानून है, ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं इसको, और ये अभी भी चलता है हमारे देश में। अंग्रेजी सरकार ने उस समय स्वतंत्रता आंदोलनकर्ताओं की आवाज को दबाने के लिए इस कानून को बनाया था। तो आज सरकार किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाने का अधिकार देती है सरकार को। यह कानून, सरकार इस कानून के तहत कोई भी सूचना देने से मना कर सकती है। तो एक तरफ क्या है, आरटीआई, यह कानून लोगों को सूचना मांगने का अधिकार देती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी दिख रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 में भाई यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन थी भारत में। अगर कुछ देशी रियासतों को छोड़ दे उनके साथ संधि थी, प्रत्यक्ष भले नहीं होता था लेकिन संधि में भी तो बाध्य थे, एक वहां लाकर रख देते थे रेसिडेंट जो देखता रहता था, सेना वेना न रख पाए। तो कुल मिला के देश भर में अंग्रेजों का ही शासन था। तो उस समय यह एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत कोई भी सूचना सरकार को बताना नहीं होता। अगर कोई सूचना सरकार इस एक्ट के तहत नोटिफाई करती है तो फिर वह बताने की जरूरत नहीं है। तो यह कानून सरकार को छुपाने का शक्ति देता है, ये सरकार को सशक्त बनाता है। यह कानून आपको सशक्त बनाता है। समझ रहे हैं? यह पीपल सेंट्रिक है, यह गवर्नमेंट सेंट्रिक है, सरकार केंद्रित है, नागरिक केंद्रित है। समझ रहे हैं? बोलो। उसमें लिखा हुआ है उस कानून में कि लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन सभी सूचनाओं को देश के नागरिकों को प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के शासन पद्धति को स्पष्ट बनाया जाएगा। वो तो मैं काट कर लिखवाया हूं आपको। उसमें लिखा गया है कि यह अधिकार किसको दिया है, भारत के नागरिकों को। ये आपको मजबूत बनाएगा और यह किसको, सरकार को। समझ रहे हैं? तो जो 12 से जो 35 तक जो आपका संविधान है वो किसके लिए है, आपके लिए है। लेकिन जो 36 से 51 वाला पार्ट है वो सरकार के लिए है। समझ रहे हैं? तो अगर जितना ज्यादा फंडामेंटल अधिकार आपकी तरफ जाएगा उतना ही कम किसकी तरफ होगा, सरकार की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर तो इस कानून में भी लिखा गया है कि
इसमें सामंजस्य होना चाहिए। आप हर चीज को इसका भी दायरा देकर नहीं रोक सकते और मांगने वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन सी सूचना मांग रहे हैं, तो दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आरटीआई से जुड़े कुछ अदालती निर्णय, क्योंकि जैसे जैसे इधर एक आंदोलन चल रहा था वीपी सिंह वाला या मजदूर संघ वाला, या वैसे वैसे अदालतों में भी कुछ न कुछ निर्णय आ रहे थे। अदालत में तो भारत में 1975 से ये शुरू हो गया था और एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है वह संविधान के अनुच्छेद, ये जो ध्यान रखना, ये बार बार 1760 बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आरटीआई, अगर आरटीआई को संविधान में ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगा? प्रत्यक्ष तौर पर हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है सूचना का अधिकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज 1, इसका सब क्लॉज ए में वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही क्या आता है, सूचना का अधिकार। तो भले प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, लेकिन ये जो हम लोग को बोलने का अधिकार है, हमारी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन में केवल मुंह तो नहीं है। वो वाला मूवी देखे होगे आमिर खान वाला, अच्छा वो शब्द तो वही है लेकिन एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, तो वो मीनिंग बदल रही है कि नहीं? तो लोग एक्सप्रेस कब करेंगे? जब वो चीजों को जानेंगे, और जानेंगे कैसे? इस अधिनियम के तहत। समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत ही क्या है, सूचना का भी अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) से जुड़ा है। कई जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, महोदय हैं, वह सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत भी रखते हैं, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ रहे हैं? लेकिन मुख्यतः इस कानून का अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो आर्टिकल, इसको जाकर विजिट करना है, संविधान में देखना है, एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा। ठीक, पेपर में जाओगे तो जो थोड़ा सा एफर्ट डाल के देखे रहोगे ना, वही दृश्य याद आएगा पेपर के समय। ठीक, तो इस आर्टिकल को जाकर देखना है। और क्या देखने को बोल रहा था? स्वीडन को। ठीक, चले आज के लिए तो इतनी चीज को बार बार पढ़िएगा, और कल इसको अच्छे से करके आएंगे तो कल बात और बनेगी। ठीक, क्योंकि कल को फिर तिथि आएगा, अदालती निर्णय का तिथि आएगा। तो अगर आज स्पष्ट नहीं रहोगे ना 1990, 94, 96 और 97 और 2005, 11, 12, 15, 12 में, तो कल को भी दिक्कत होगी। और भाई देखिए, तारीख उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जब भी उस शिक्षा में पढ़ी जाती है तो उतना जोर तारीखों पर नहीं, कहाँ कंसेप्ट पर होता है, पारदर्शिता क्या है। लेकिन आपकी परीक्षा में तारीख क्या है, विशेष रूप से है, तो आप लोगों को तारीख को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, वैधानिक बोलेंगे मुख्यतः। अगर पूछता इसका आधार क्या है तो वैधानिक ही कहेंगे, क्योंकि यह मुख्यतः लागू कहाँ हुआ है, तो एक विधान के जरिए। संविधान में इसका कोई प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, अगर ऑप्शन में है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह एक मौलिक अधिकार है, तब आपको लगाना चाहिए। और प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ ऑप्शन क्या क्या है फिर उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मुख्यतः यह प्रत्यक्ष तौर पर क्या है, वैधानिक, और अप्रत्यक्ष तौर पर संवैधानिक भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है। ठीक, लेकिन ये लागू कैसे हुआ है, तो वैधानिक है, किसी विधान के जरिए हुआ है।